नमस्ते बच्चों। समाजशास्त्र कक्षा 12 के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु सुझाव। इन जातियों के उत्थान के लिए, इनके विकास के लिए, इनको समाज की धारा से, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए क्या क्या उपाय किया जा सकता है, उसी के बारे में आज हम सबको अध्ययन करना, चर्चा करना है। और अनुसूचित जातियों का वास्तविक विकास तभी हो सकता है जब व्यवहारिक योजनाएं बनाकर उन्हें ईमानदारी से लागू किया जाए। क्या किया जाए? उन्हें ईमानदारी से लागू किया जाए, उन्हें धरातल पर लाया जाए और अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए एक योजनाबद्ध, चरणबद्ध तरीके से कार्य किया जाए, जिससे इन जातियों का उत्थान हो सकता है। इन जातियों के उत्थान हेतु पहला सुझाव है अनुसूचित जातियों को उच्च जातियों के बराबर लाने के लिए जिन व्यक्तियों के एक बार आरक्षण का लाभ मिल जाए, उनके बच्चे को आरक्षण की सुविधा मिलनी उचित नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जिस व्यक्ति को यदि आरक्षण का लाभ मिल चुका है, उसे दोबारा आरक्षण न मिले। ये पहला सुझाव है इनका। इससे, क्योंकि आरक्षण का लाभ मिलते ही उनका स्तर, जो सामाजिक स्तर है, वह ऊपर उठना प्रारंभ हो जाता है, शुरू हो जाता है। दूसरा है इनके बच्चों को या बच्चों के लिए शिक्षा में रुचि पैदा की जाए और छात्रवृत्ति देने की जगह जो इनको स्कॉलरशिप दी जाती है, उसके अपेक्षा गांव में बाल विकास केंद्र खोले जाएं, जहां पर इनके लिए प्राथमिक शिक्षा देने के साथ इन बच्चों को पौष्टिक आहार और स्वास्थ्य मनोरंजन भी सुविधा दी जा सके। कहने का मतलब यह है इनके बच्चों को शिक्षा के लिए जो छात्रवृत्ति दी जाती है, उस छात्रवृत्ति को बंद करके बाल विकास केंद्र उनके ग्राम सभा में ही खोला जाए और ग्राम सभा में बाल विकास केंद्र खोलने के बाद उनके शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन और हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक आहार का वितरण किया जाए। और क्या किया जाए? उनको मनोरंजन के लिए खेल की सुविधाएं जो दी जाती हैं ग्राम सभा स्तर पर, उसे मिलना चाहिए या देना चाहिए। इससे इनका विकास हो सकता है, इनका कल्याण हो सकता है। तीसरा पॉइंट है इन जातियों को, जो लोग हैं, इन जातियों के जो लोग हैं, उन्हें अपना परंपरागत व्यवसाय को छोड़कर नए व्यवसाय करना चाहिए। परंपरागत व्यवसाय जैसे गंदी नालियां साफ करना, ये परंपरागत व्यवसाय है, क्योंकि इसीलिए अनुसूचित जाति में है। गंदे कार्य समाज के जितने भी थे, इन्हीं जातियों से कराया जाता था। और इनका यदि कल्याण चाहते हो या इनके कल्याण की लिए जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं, उसमें इनको परंपरागत व्यवसाय को त्यागना चाहिए और उस व्यवसाय को त्याग कर दूसरे व्यवसाय को अपनाना चाहिए। उन्हें उन रोजगार का निःशुल्क प्रशिक्षण देने के साथ ही उनके उससे संबंधित उपकरण नाम मात्र के मूल्य पर अथवा आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाएं। दूसरे जो हैं कला कौशल, सिलाई है, कढ़ाई, बुनाई, कटाई, मढ़ाई, इसके अलावा और बहुत से रोजगार हैं। इन जातियों को उन रोजगार से जोड़ने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए और जो उपकरण हैं उन उपकरणों को इनके लिए कम मूल्य पर दिया जाए, जिससे इनका कल्याण हो सके। अगला पॉइंट इनमें आता है, जो चौथा पॉइंट है, सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य के स्तर को सुधारने के लिए आवश्यक है कि सीवर लाइनों तथा सफाई से संबंधित दूसरे कार्यों के लिए उन्नत उपकरणों के काम में लाया जाए। सीवर लाइन महानगरों में आप देखते हैं, जो लोग शहर में गए होंगे वो देख रहे होंगे या वो देखे होंगे
कि वहाँ पर सड़कों के किनारे गटर बना होता है, उसमें पानियाँ माने कचड़े वाले पानी जाते रहते हैं, गंदे पानी। और कभी कभी जब वो भट जाता है तो उसे साफ करने के लिए जो कर्मचारी लगते हैं उनको क्या हो, उन्नतशील या अच्छे उपकरण उनको दिया जाए जिससे वो साफ सफाई का कार्य करते हैं। और जो अगला पॉइंट है वह है कि नगरों तथा गांवों में इन जातियों की महिलाओं को पशुपालन, मछली पालन, हथकरघा, रेशम पालन, हस्तशिल्प, कताई बुनाई, खाद्य पदार्थों के संरक्षण, पापड़ बनाने तथा इसी प्रकार के दूसरे गृह उपयोगों से प्रशिक्षित किया जाए। कहने का मतलब यह है कि इन महिलाओं को, किनको, अनुसूचित जाति की महिलाओं को, उन्हें हथकरघा, चरखा उद्योग, जिसे चरखा जिसे सूत काता जाता है वो चरखा वाला, और कढ़ाई बुनाई, सिलाई कढ़ाई, खाद्य पदार्थों का संरक्षण जैसे अचार बनाना, मुरब्बे बनाना, विभिन्न प्रकार के और फलों का संरक्षण करना जैसे सूखे मेवे तैयार करना, पापड़ बनाना, ये कई प्रकार के, जैसे रेशम पालना, रेशम की कीट पालना, मछली पालन है, और इसमें और पशुपालन भी है। इसमें क्या किया जाए, इन्हें प्रशिक्षण दिया जाए, और प्रशिक्षण देने के बाद जब इनका प्रशिक्षण समाप्त हो जाए तो इन्हें सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता दी जाए ताकि ये अपना स्वरोजगार कर सकें और इनका जनजीवन उच्च हो सके। जो आपका अगला पॉइंट है वह यह है कि अनुसूचित जातियों को ऐसे स्थानों पर पुनर्वास किया जाए जहां 1-2 कमरे वाले हवादार और स्वच्छ मकान उन्हें दिए जा सके। कहने का मतलब यह है कि यदि इनका स्थानांतरण होता है, यदि इनके लिए आवास बनाए जाते हैं तो इनको आवास ऐसा बनाया जाए इनके लिए जिससे इनके स्वास्थ्य लाभ हो या इनका स्वास्थ्य लाभ हो। और स्वास्थ्य लाभ के लिए क्या हो, हवादार कमरे होने चाहिए और स्वच्छ मकान उन्हें दिए जाएं। हवादार कमरे, स्वच्छ मकान और पीने का स्वच्छ पानी भी इनके लिए उपलब्ध कराया जाए जिससे इनका जीवन क्या हो, इन जातियों का जीवन कल्याणमय हो। अगला आता है कि जो गांव में इन जातियों के ऊपर अत्याचार होते हैं, इनका जो मानसिक, आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक शोषण होता है, जो इन पर अत्याचार होता है, उन्हें क्या किया जाए, जहां ऐसी घटनाएं होती हैं ऐसे गांवों को संवेदनशील, ऐसे गांवों को संवेदनशील घोषित करके और उन व्यक्तियों पर और समूहों पर, उन व्यक्तियों और समूहों पर कड़ी निगरानी रखी जाए और जो इस तरह के अत्याचार करते हैं उन्हें दंडित, प्रशासन के द्वारा दंडित भी किया जाए। इससे भयमुक्त समाज का एक संदेश दिया जाए, भयमुक्त वातावरण का एक संदेश इन जातियों के अंदर पहुंचाया जाए कि आपकी सुरक्षा के लिए आपके साथ साथ आपका प्रशासन भी आपके साथ खड़ा है। अगला है, आज बहुत से नेता अपने स्वार्थों के कारण ऐसी राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं जिससे उच्च और निम्न जातियों के बीच पुनः अविश्वास और तनाव पैदा होने लगे हैं। इस तरह की राजनीति पर प्रभावी नियंत्रण किया जाए। जो कुछ जातियां हैं, आज वे जातियां, लगभग सभी जातियां, वह समानता के बजाय जाति परक राजनीति कर रही हैं। और ये जाति परक राजनीति जो होती है, इससे किसी भी जात का विकास होना संभव नहीं है। या यूं कह लें कि सभी जात परक राजनीति करने वाली पार्टियों के द्वारा
समाज में जो समानता का शब्द है वह देखने को कम मिलता है, और इसमें इनके विचारों में परिवर्तन किया जाए और उच्च और निम्न जातियों के बीच जो दूरियां बन रही, जो खाइयां बन रही है, उसे मिटाने का प्रयास किया जाए। यह कार्य राजनीतिक पार्टियों को करना चाहिए। अगला पॉइंट आता है आपका, अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए सबसे अधिक आवश्यक है कि उच्च जातियों के विचारों और व्यवहारों में परिवर्तन हो। जो अन्य जातियां हैं या इन अनुसूचित जातियों से जो ऊपर की जातियां हैं या उच्च जातियां हैं, उनके विचारों में भी या उनके व्यवहार में भी इनके प्रति दया, सहानुभूति होना चाहिए, और इसमें उनके विचारों में परिवर्तन भी होना चाहिए। और यह काम प्रचार और प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के द्वारा किया जा सकता है। प्रचार प्रसार के द्वारा और प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन में इनके कल्याण हेतु पाठ्यक्रमों को लाकर इनका जो है क्या किया जा सकता है, इनका जो है कल्याण किया जा सकता है। अगला पॉइंट आता है अन्य पिछड़े वर्ग। अन्य पिछड़े वर्ग। अब तक आपने पढ़ा अनुसूचित जात, और जैसा कि हमने 4 जातियां बताई थी, उनमें नंबर 1 पर सामान्य जात, और नंबर 2 पर पिछड़ी जात, नंबर 3 अनुसूचित जात, और नंबर 4 अनुसूचित जात, जनजाति, अनुसूचित जनजाति। ये 4 प्रकार की जातियां आज हिंदू धर्म में पाई जाती हैं। हिंदुओं में इन 4 प्रकार की जातियों का वर्णन है, और अब तक आपने अनुसूचित जात को पढ़ा है, और इसके बाद जो इससे है ऊपर है वह कौन सी जात है? पिछड़ी जात है, जो सामान्य जात से नीचे है और इन दलितों से या अनुसूचित जात से ऊपर है। मिडिल क्लास के लोग ही पिछड़ी जात के अंतर्गत आते हैं। भारत की परंपरागत जाति संरचना में पिछड़े वर्ग से संबंधित जातियां भी एक लंबे समय तक सामाजिक विषमता और बहिष्कार से प्रभावित रही हैं। सामाजिक विषमता और बहिष्कार 2 शब्द है। सामाजिक विषमता और बहिष्कार। सामाजिक विषमता सामाजिक विषमता और बहिष्कार, ये ऐसा नहीं है कि यह सामाजिक विषमता और बहिष्कार केवल अनुसूचित जातियों पर ही था, बल्कि सामाजिक विषमता और बहिष्कार पिछड़ी जातियों पर भी था। और स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341
342 के द्वारा अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया। किससे? 341 और 42 अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342। अनुच्छेद 341 और 342 के द्वारा अनुसूचित जातियों की स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया। लेकिन शूद्र वर्ण के अंतर्गत निम्न स्थिति वाली जो जातियां शेष रह गई, उनके लिए संविधान के अनुच्छेद 340(1) में केवल इतना ही कहा गया कि राष्ट्रपति एक आदेश के द्वारा किसी ऐसे आयोग को नियुक्त कर सकते हैं जो भारत में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन दशाओं को ज्ञात करे जिनमें उन्हें कार्य करना पड़ता है। राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति कौन है? कोई लड़का? किसी को नहीं पता? बोल नहीं पा रहे हो? महामहिम रामनाथ कोविंद। और राष्ट्रपति ऐसे उपायों की भी संस्तुति कर सकते हैं जिनके आधार पर सरकार द्वारा इन वर्गों की दशाओं में सुधार किया जा सके। इसके बाद भी संविधान में पिछड़े वर्गों की कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी गई। कहने का मतलब यह है, संविधान में कह दिया गया कि धारा 340(1) अनुच्छेद 340(1) इसके द्वारा जो है कहा तो गया कि इनकी स्थिति को स्पष्ट किया जाए, लेकिन इनका वर्णन संविधान में नहीं है। पिछड़े वर्ग की अवधारणा अन्य पिछड़े वर्गों की एक अवशिष्ट श्रेणी अथवा बची हुई श्रेणी कहा जा सकता है। जो पिछड़े वर्ग की अवधारणा है, इनमें सामान्य शब्दों में कहा जा सकता है कि सवर्ण जातियों तथा अनुसूचित जातियों के बीच जो अन्य जातियां विकास के अवसरों से वंचित रही, उन्हीं को हम पिछड़े वर्ग अथवा अन्य पिछड़े वर्ग OBC, इनको इंग्लिश में अदर बैकवर्ड कास्ट, पिछड़े वर्ग अर्थात OBC के नाम से जानते हैं। और इस संबंध में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि परंपरागत रूप में भारत में सभी शूद्र जातियों की स्थिति एक समान नहीं थी। 4 वर्ण बताए गए। भारत में 4 वर्ण कौन कौन? नंबर 1 4 वर्ण। नंबर 1 ब्राह्मण। नंबर 2 क्षत्रिय। नंबर 3 वैश्य। और नंबर 4 शूद्र। ये 4 वर्ण बताए गए। और शूद्र वर्ण में आने वाली जो जातियां थी, उनकी स्थिति एक समान नहीं थी। सामाजिक संपर्क, खान पान तथा पवित्रता और पवित्रता के आधार पर कुछ जातियों को अस्पृश्य माना जाता था। अस्पृश्य, अछूत। इनमें जो सभी जातियां थी, इसमें शूद्र वर्ण में आने वाली जो जातियां थी, वह उनकी स्थिति सभी जगह एक समान नहीं थी। इसलिए इन जातियों को अस्पृश्य इसलिए इन सभी जातियों को क्या किया? अस्पृश्य माना जाता था, अछूत माना जाता था। जबकि अनेक दूसरी जातियों को
उच्च जातियों के संपर्क में रहने और उनकी सेवा करने की अनुमति होने के बाद भी उनका जीवन बड़ा उपेक्षित रहा है। कुछ ऐसी जातियां थी जो इन दोनों जातियों की सेवा तो करते थे, लेकिन उनका पूर्ण रूप से विकास नहीं था और वे उपेक्षित रहे। इस प्रकार जातिगत संरचना में शूद्र वर्ण से संबंधित जिन जातियों की स्थिति तुलनात्मक रूप से कुछ अच्छी होने के बाद भी वे कारीगरों, शिल्पियों और सामान्य सेवा वर्ग से संबंधित होने के कारण आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से काफ़ी पिछड़े हुए रहे। उन्हीं को पिछड़ा वर्ग कहा गया, जो किससे पिछड़े हैं? सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक। सामाजिक और शैक्षणिक। जो इनसे इन तीन चीज़ों से पिछड़े रहे, इन्हीं को जो है क्या किया गया? पिछड़े वर्ग की संज्ञा दी गई। और आज यहीं छोड़ दीजिए।